जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। बच्चों में इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 16 फरवरी को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बच्चों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। यहां जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, तिवारी कमेटी। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को संस्थागत रूप देने के लिए 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी। और यह स्थापना तिवारी समिति की सिफारिश पर की गई थी, जो बाद में यही विभाग विकसित होकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बना। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। इसके बाद बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था, जिनेवा में, वियना में, मॉन्ट्रियल में या फिर स्टॉकहोम में। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, स्टॉकहोम में। 1972 में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। और इसी के बाद विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास तेज हुए। इसके बाद बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव ने, राजीव गांधी ने या फिर VP सिंह ने। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, नरसिम्हा राव ने। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि 1991 में आर्थिक संकट के समय PV नरसिम्हा राव की सरकार ने नई आर्थिक नीति यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लागू की। और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने सुधारों को लागू किया। यहाँ पर आप लोगों के मन में आता होगा कि यहाँ पर आंसर जो है आपका मनमोहन सिंह होगा, लेकिन ये सही नहीं है। उस समय ये प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि ये वित्त मंत्री थे। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद या फिर उदारवाद। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, उदारवाद। वैश्वीकरण उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है, जो मुक्त व्यापार, खुली अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी या फिर कब हुई थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, 1953 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि 1953 में भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। और इसकी सिफारिश पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, तेलुगु भाषा। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि 1953 में तेलुगु भाषी लोगों की मांग पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और यह भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, 1963 में। दोस्तों 1963 में के कामराज ने कामराज योजना प्रस्तावित की। और इसका उद्देश्य जो था वह कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करना था, जिसके तहत वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री पद छोड़कर संगठन का कार्य किया। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या फिर एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी कि एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि 1967 तक भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक प्रभुत्व था, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है। और इसीलिए इसे एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था कहा जाता है। इसका बच्चों आपका 9वां प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ, जो हम लोग देख रहे हैं 5वीं योजना। और इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि 1974 से 1979 की 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया था। और यह नारा इंदिरा गांधी ने दिया था।
इसमें एक चीज पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका इंदिरा गांधी। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति जो 60 के दशक में हुआ था, जो हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी हुआ या फिर सफल हुआ था, तो उसका क्या दुष्प्रभाव हुआ था, क्या नुकसान हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी कि कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग। समझ रहे हैं, इसका जो है अधिक प्रयोग किया गया था, जिसके कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा, पर्यावरण दूषित हुआ। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, मिखाइल गोर्बाचोव। और इसके बारे में बता दें कि मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और उनके शासनकाल में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और 15 स्वतंत्र गणराज्यों का गठन हुआ था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, यानी कि 1991 तक पूरे विश्व में 2 शक्तिशाली देश थे, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन जब सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ, तो इसका ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सबसे शक्तिशाली था, 2 राष्ट्र। लेकिन सोवियत संघ का जो विघटन हुआ 1991 में, तो उसके विघटन के बाद अमेरिका ही एकमात्र जो है पूरे विश्व में शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में रहा और अभी भी है। अभी पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली देश कौन है, तो अमेरिका है। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इसके बाद अल्जीरिया नहीं है और वहीं पर मलेशिया भी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 2006 को भारत चीन मैत्री वर्ष के रूप में मनाया गया और यह कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया गया था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, रेड क्लिफ लाइन। समझ रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेड क्लिफ लाइन द्वारा निर्धारित की गई थी और यह रेखा 1947 में भारत विभाजन के समय खींची गई थी, जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान में ही था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश जो अलग हुआ था पाकिस्तान से। समझ रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका जो अगला प्रश्न है कि 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, तो किन 2 देशों के बीच, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, भारत व पाकिस्तान। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था और इसका जो उद्देश्य है दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, मानवाधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा और उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य करता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, 1945 में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका बच्चों आपका 19वां प्रश्न है कि वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, यानी कि सामूहिक सुरक्षा। और इसके बारे में बता दें कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी मानवता को प्रभावित करती है और यह सामूहिक प्रयास से ही नियंत्रित हो सकती है, इसलिए इसे सामूहिक सुरक्षा का मामला माना गया है। इसका बच्चों आपका 20वां प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, जो आपका ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। और इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ हुआ था, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख,
चीन 1962 में भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ, जिससे भारत चीन युद्ध कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो ये किया था आपका पोखरण में, जो आपका ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। और इसके बारे में बता दें कि भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग युद्धा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग युद्धा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में शुरू से लेकर के जो है 1977 तक कांग्रेस पार्टी का सिर्फ प्रधानमंत्री होता था, लेकिन पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी पार्टी का प्रधानमंत्री बना था, और वो था आपका ऑप्शन नंबर क में जो देख रहे हैं, मोरारजी देसाई। और दोस्तों इसके बारे में बता दें कि आपातकाल के बाद जो मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता के रूप में भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 में। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि 1989 में लोकसभा निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1989 के समय, या फिर कहा जाए बाद में भी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर घ बीपी सिंह। यानी कि हम आप लोगों को बता दें कि 1989 के आम चुनाव के बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, और यह चुनाव कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी का संकेत था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो आपातकाल जो आया था 1976-77 के समय में, तो उस समय जो आपका 42वां संविधान संशोधन पास हुआ था, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है। और इसके बारे में बता दें कि 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया, और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां 76 में, तो इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। और ये 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था सैनिकों और किसानों का मनोबल को बढ़ाना, और उसी दौरान उसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और दोस्तों वहीं पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इस नारा को किसने दिया है? तो आप लोगों को पता ही होगा, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश का 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषी लोगों के मांग पर। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, उसको 7 बहनें कहा जाता है। और वो 7 बहनें कौन कौन है? आप लोगों को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर क में दिया गया जम्मू कश्मीर, ये नहीं होगा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। इसका बच्चों आपका 29वां प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? तो किया था ये नरसिम्हा राव ने, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। समझ रहे हैं? और इसके बारे में बता दें कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध मजबूत करना था। इसका बच्चों आपका जो अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न, वह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? यहां पर देखिए ध्यान से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो बच्चों ये आपका जम्मू कश्मीर की पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 16 फरवरी को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को देख लिया है। और बच्चों इस वीडियो के बाद आपका और भी VBA ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को भी अपलोड करूंगा। और अगर आप लोग सभी वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से बहुत सारे प्रश्न भिड़ेंगे। इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक पूरे शांति से अच्छे ढंग से जो है जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।